65 वर्षीय माधव प्रसाद अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे गहरी उदासी के साथ छत को निहार रहे थे। सुबह के 4 बजे थे। तब बैठे हुए वे खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर से रात भर यह कमबख्त नींद नहीं आई, जाने कहां रूठ कर बैठ गई है। कभी वह भी दिन हुआ करते थे जब पूरा दिन काम करके जिस्म थककर चूर हो जाता था, पर रूह में सुकून था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद अपने आगोश में ले लेती थी मालूम भी नहीं पड़ता था। और अब तो लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान ही मैं हूँ। माधव जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, विशाल ऊंची छतें, चौड़े हॉल, मखमली सोफे, संगमरमर का फर्श, सब कुछ था। नहीं थी तो बेटे बहुओं की हंसी, पत्नी की मीठी चुटकियां और पोते पोतियों की शरारतें। वो सब तो बस उनकी यादों में ही रह गया था। पूरे घर में चक्कर लगाकर वापस अपने कमरे में लौटे तो गला भर आया। धीमे स्वर में गुनगुनाने लगे, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही। हर एक लफ्ज के साथ उनकी आवाज टूटती गई और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर पलंग के पास रखी तस्वीर को देखते हुए सिस्त पड़े, तुम्हारे बिना यह जिंदगी बोझ लगती है कौशल्या। कौशल्या उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी थी, जिनके बिना ये घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया था। 1 साल हो गया था उन्हें गए हुए। उनके जाने से इस घर की आत्मा ही चली गई थी। वह घर जहाँ कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में घोर सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। परंतु सन्नाटे की एक अजीब सी आदत होती है, वह धीरे धीरे इंसान को निगल जाता है। माधव जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती मगर देखती कुछ नहीं। नींद से तो लुका छिपी चल ही रही थी उनकी। इस अथाह अकेलेपन में केवल एक व्यक्ति उनके पास था, श्याम। वह सिर्फ नौकर नहीं बल्कि माधव जी की टूटती हुई हिम्मत का एकमात्र सहारा था। उसने घर की रसोई भी संभाली थी और अपने मालिक को भी। वह उनकी खामोशी को पढ़ सकता था, उनकी अनकही पीड़ा को महसूस कर सकता था। लेकिन अब श्याम देख रहा था कि बाबूजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। अकेलापन एक धीमे जहर की तरह उनके शरीर और मन दोनों को खोखला कर रहा था। खाने की थाली यूं ही छोड़ दी जाती, दवाइयाँ वैसी की वैसी मेज पर पड़ी रहती। एक दिन जब श्याम के लिए माधव जी की आंखों में पसरे शून्य को देखना असहनीय हो गया, तो वह हिम्मत करके उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारी हालत को समझा और फिर श्याम को अकेले में कहा, इन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, इनकी असली बीमारी अकेलापन है। ये वह जख्म है जो बाहर से नहीं दिखता पर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। इन्हें अपनों के साथ की जरूरत है, हंसी मजाक, बातचीत, किसी का प्यार भरा स्पर्श। इन्हें निगल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर श्याम समझ गया कि इस मर्ज का इलाज उसके पास नहीं है। उसने तुरंत माधव जी के बड़े बेटे का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने छोटे बेटे को फोन मिलाया। हाँ श्याम, दूसरी तरफ से आवाज आई जिसमें कोई अपनापन नहीं था। श्याम ने उन्हें माधव जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। आप लोग कुछ दिन के लिए आ जाते या उन्हें अपने साथ ले जाते तो। हम देखता हूँ श्याम, बहुत काम है अभी, रखता हूँ। फोन कट गया। अगले कई दिनों तक श्याम ने ना जाने कितनी बार फोन किए। हर बार वही जवाब मिलता, देखते हैं, आते हैं। लेकिन ना कोई आया, ना किसी की आवाज दोबारा सुनाई दी। उस दिन श्याम को एहसास हुआ कि जिस परिवार को माधव जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी परिवार के लोगों के लिए वह पराये हो चुके थे। हारकर एक दिन श्याम ने फिर से दोनों बेटों को फोन मिलाया और अपनी बात दोहराई। इस बार दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला सुना दिया, पिताजी की देखभाल तो हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दो, वहाँ उनके जैसे और भी लोग होंगे, मन लग जाएगा। श्याम स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने एक बैग में माधव जी के कुछ कपड़े रखे और भारी कदमों से उनके कमरे में पहुंचा। बाबूजी, तैयार हो जाए, मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ। माधव बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहाँ आपके जैसे और भी लोग होंगे, आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन श्याम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। श्याम की नजरें झुक गईं। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कहा, बाबूजी, बड़े और छोटे साहब ने ही आपको वृद्धाश्रम ले जाने को कहा है। ये सुनते ही माधव जी की आंखों की बची खुची चमक भी बुझ गई।
उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अगले दिन श्याम उन्हें वृद्धाश्रम ले गया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए माधव जी को अपना घर दूर होता दिख रहा था। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वह लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के ही रिश्ते रह गए थे। माधव प्रसाद की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। श्याम ने कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। माधव प्रसाद गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा यह वृद्धाश्रम, जहां उनकी बाकी की जिंदगी कटने वाली थी, उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। वृद्धाश्रम के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही माधव जी को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। कहीं कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बरामदे में गुमसुम सा टहल रहा था, तो कोई दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठा था, ना जाने किसके लौट आने के इंतजार में। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह इन सब विचारों में खोए ही थे कि धड़ाम, अचानक वे किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे, देखकर नहीं चल सकती। माधव जी का गुस्सा फूट पड़ा। सामने लगभग 60-62 साल की एक महिला खड़ी थी। हल्के हरे रंग की साड़ी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए, उन्होंने सहजता के साथ कहा। माधव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिखरे हुए कपड़ों को बेतरतीब ढंग से सूटकेस में ठूसा और बिना नजर मिलाए आगे बढ़ गए। उधर श्याम मैनेजर के साथ बैठकर सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगा। कुछ ही देर में माधव प्रसाद आधिकारिक तौर पर इस नई अजनबी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। पहली रात काटना एक सदी जैसा लगा। नींद जब भी पलकों के पास आती, यादों का एक झोंका उसे उड़ा ले जाता। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, एक बंद कमरे में, खामोशी और अपनी ही परछाई के साथ। आज भी दोपहर के खाने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। बिस्तर पर बैठे शून्य में देख ही रहे थे कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माधव ने नजर उठाई तो सामने वही महिला खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे नजरें फेर ली, लेकिन वह महिला मुस्कुराते हुए अंदर आए और खुद ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैं विमला, उस दिन हमारी टक्कर जरा जोरदार हो गई थी, है ना? माधव अब भी पत्थर बने बैठे रहे। विमला ने एक हल्की हंसी के साथ बात आगे बढ़ाई। आपको लग रहा होगा कि मैं बिना बुलाए मेहमान की तरह चली आई, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं यहाँ केयरटेकर हूँ। सुबह से शाम तक यहीं सबकी देखभाल करती हूँ। किसी का बीपी जांचना, किसी को दवा देना, बस यही मेरी दुनिया है। उस दिन भी एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसी हड़बड़ी में आपसे टकरा गई। माधव जी की चुप्पी अब भी नहीं टूटी। विमला ने उनकी ओर देखकर कहा, वैसे आप बहुत चुप रहते हैं। इस बार माधव जी के सब्र का बांध टूट गया। और आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, है ना? उनकी आवाज में तल्खी थी। विमला इस तल्खी पर भी मुस्कुरा दी। हाँ, और आपकी तरह हर वक्त गुस्से में रहने की आदत भी नहीं है। चलिए, शुक्र है कुछ तो बोले आप। माधव की त्योरियां चढ़ गई। तभी विमला की नजर मेज पर रखी दवाइयों पर पड़ी। अरे, आपने दवा नहीं ली? देखिए, दवा समय पर लेना बहुत जरूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। माधव ने सुनी अनसुनी बेजान आंखों से उनकी तरफ देखा। किसके लिए लूं दवा? अब बचा ही क्या है इस जिंदगी में? विमला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए विमला जी ने दवाइयाँ निकालकर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, ये जीवन बहुत अनमोल है और छोटी सी तो जिंदगी है, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। झुंझलाते हुए माधव जी बोले, यह बातें करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां न हो, वह ऐसे ही उपदेश देता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। विमला ने गहरी सांस ली। यहाँ जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपनी जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है, कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को। माधव का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी। विमला ने उनकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए हल्के अंदाज में कहा, वैसे चाय पीते हैं? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। माधव ने पहली बार उनकी तरफ देखा। आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? विमला जी मुस्कुरा दी, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। माधव जी के पास कोई जवाब नहीं था। विमला जी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें भारी थी, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे।
माधव जी की उंगलियां धीमे धीमे कुर्सी के हत्थे पर चल रही थीं, जैसे वह किसी पुरानी सोच में उलझे हों। विमला ने थोड़ा पास आकर कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। विमला के सवाल पर जैसे माधव जी के सब्र का बांध टूट गया। वे बोले, मेरे घर में कभी खुशियां बसा करती थी। मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और हमारे 2 बेटे। हम पति पत्नी खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानते थे कि भगवान ने हमें 2 लायक बेटे दिए। दोनों ने अच्छी पढ़ाई की, बाहर नौकरी करने लगे और फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। घर में हम दोनों अकेले रह गए थे, पर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कौशल्या तो उस घर की जान थी। उसकी हंसी से बेजान दीवारें भी मुस्कुरा उठती थी। बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। घर में फिर से रौनक हो जाती थी। कहते कहते माधव जी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और बोले, लेकिन 1 साल पहले जब कौशल्या भगवान को प्यारी हो गई, सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे बेटों ने उनके साथ साथ मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया। कहते कहते वे चुप हो गए। उनकी बातों में शिकायतों का समंदर था, जिसे सुनकर विमला जी एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही थी, माधव जी? कौशल्या जी चली गईं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन उनकी यादों को अपनी ताकत बनाने के बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। माधव जी चुप हो गए। आज पहली बार किसी ने उनकी पीड़ा पर सिर्फ मरहम नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। विमला ने बात आगे बढ़ाई, आप शर्मा जी को जानते हैं, वह भी यही रहते हैं। एक वक्त था जब उनके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, खुशहाल परिवार। लेकिन एक सड़क हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो कुछ संपत्ति थी वह रिश्तेदारों की लालच की भेंट चढ़ गई। जब वह यहाँ आए तो उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दुख में घुट घुट कर बिताने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और अब हर सुबह पास की झुग्गी बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी बची हुई जिंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं है। हार मानने की बजाय अपने जीवन को एक मकसद दिया उन्होंने। कहते हुए विमला जी ने महसूस किया कि माधव जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तभी माधव जी उत्सुकता से बोल उठे, तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसी समय बाहर से गार्ड ने आवाज लगाई, विमला मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अभी आए, कहकर विमला उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात माधव जी ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वे खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही माधव जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहाँ आश्रम का माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। ये दृश्य देखते ही माधव की आंखों में चमक लौट आए। कभी ये उनका भी शौक हुआ करता था, बागवानी। कौशल्या को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने घर में फूल उगाए थे। खुद ही बाग में पानी डालते, पौधों की कटाई छटाई किया करते थे। पेड़ पौधों की तरह ही तो इंसान की जिंदगी है, देखभाल करो तो खिल उठती है, छोड़ दो तो सूख जाती है, वे खुद से ही बोले। फिर ना जाने दिमाग में क्या विचार आया, उन्होंने बगीचे में जाकर माली से कुदाल ली और बैठकर खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने बड़ी हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अंकल जी, क्या आपको बागवानी का शौक है? वहीं विमला जी किसी काम से गुजर रही थी। जब उन्होंने माधव जी का कमरा खाली देखा, वह ठिठक गई। कहाँ गए ये? विमला ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। माधव जी बगीचे में घास पर बैठे थे और उनके आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था और माधव जी वह ठहाके लगाकर हंस रहे थे। एक ऐसी हंसी जो दिल की गहराइयों से निकल रही थी। ये देखकर विमला के चेहरे पर अनायास ही एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ माधव जी बदल रहे थे। वह अब उस खोल से बाहर आ चुके थे जिसमें उन्होंने खुद को कैद कर लिया था। वह आश्रम के हर सदस्य के सुख दुख के साथी बन गए थे। एक दिन किसी ने बताया कि दीनदयाल जी की तबीयत बहुत खराब है। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं। जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। माधव को ये सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे?
ये तो वही दीनदयाल जी हैं जो हंसी मजाक में सबसे आगे रहते थे। वह फौरन उनके कमरे की ओर बढ़े। अंदर का दृश्य दिल को भारी करने वाला था। दीनदयाल जी चुपचाप लेटे थे, आंखें बंद थीं। माधव जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं दीनदयाल जी? कोई जवाब नहीं आया। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छिप गई है। क्या सोच रहे हैं? दीनदयाल जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। बस पुरानी बातें याद कर रहा था माधव। अच्छा, कौन सी बातें? माधव जी ने अपनापन जताते हुए पूछा। इस बार दीनदयाल जी की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। वह दिन जब हम जवान थे, जब सिनेमा हॉल की पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे और खुद को हीरो समझते थे। माधव हंस पड़े। ओहो, तो आप भी हमारी तरह सिनेमा के दीवाने थे। दीवाने? अरे दीवानगी की हद तक। अमिताभ बच्चन का हर डायलॉग, हर बात आज भी जुबान पर है। दीनदयाल जी की आवाज में थोड़ा उत्साह लौटा। माधव मुस्कुराते रहे। ये पहली बार था जब दीनदयाल जी ने इतने दिनों बाद कुछ उत्साह के साथ बातें की थी। फिर दीनदयाल जी अचानक जोश में बोले, शोले वो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय वीर, बसंती, क्या फिल्म थी। कितनी बार देखी थी मैंने, काश एक बार फिर देख सकता। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। माधव ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने मैनेजर से बात की, क्या हम आश्रम में एक मूवी नाइट रख सकते हैं। मैनेजर हैरान था। मूवी नाइट यहाँ? हाँ, दीनदयाल जी के लिए, उनकी पसंदीदा फिल्म, और बाकी सबका भी मन बहल जाएगा। आखिर मनोरंजन पर तो सबका हक है ना। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैनेजर मान गया। अगले दिन हॉल में शोले दिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई। हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। दीनदयाल जी को व्हीलचेयर पर लाकर सबसे आगे बिठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, दीनदयाल जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। ये नजारा देखकर माधव की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद दीनदयाल जी सहित बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि दीनदयाल जी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। माधव उनके पास जाकर बैठे और उनका हाथ थामा। दीनदयाल जी का चेहरा भाव शून्य था। माधव ने गीता उठाए और पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे दीनदयाल जी की आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर शांति उतर आई। जैसे जैसे गीता का पाठ आगे बढ़ता गया, उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा था। माधव की आंखों में आंसू थे। दीनदयाल जी की विदाई ने माधव के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस किया था कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कौन जाने कौन सी सांस आखिरी हो, और अगर यही सच है तो फिर हर दिन को शिकायतों और अफसोस में क्यों गंवाना। क्यों न हर लम्हे को जिया जाए, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। उस रात माधव जी सो नहीं सके। मन में बस एक ही ख्याल घूमता रहा, हम सब अपनी इच्छाओं को ये सोचकर टालते रहते हैं कि उन्हें बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वह बात कभी आता ही नहीं। दीनदयाल जी की तरह ना जाने और कितने लोग होंगे जो अपनी कोई छोटी सी ख्वाहिश दिल में दबाए ही इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर मैं उन लोगों की आखिरी इच्छाएं पूरी करने का जरिया बन सकूं, तो शायद मेरी यह बची खुची जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अगली सुबह माधव जी के चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उन्होंने सबसे पहले विमला जी को अपने दिल की बात बताई। विमला जी कुछ पल खामोशी से उन्हें देखती रही, फिर उनकी आंखों में एक चमक आए और वह मुस्कुराकर बोली, अगर आप ये नेक काम करने का बीड़ा उठा रहे हैं तो मैं इस सफर में आपके साथ हूँ। अब माधव और विमला जी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनसे पूछते, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो। शुरुआत में कई लोग हंस दिए, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन फिर गोपाल दास जी ने झिझकते हुए कहा, एक दोस्त था मेरा जिगरी यार। एक छोटी सी गलतफहमी हुई और बरसों से बात बंद है। अब तो वह किसी दूसरे शहर में रहता है। बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही माधव और विमला जी ने उनके दोस्त का एड्रेस मांगा, लेकिन गोपाल दास के पास उनका पता ठिकाना कुछ नहीं था। बस शहर का नाम मालूम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों की खोजबीन और दर्जनों फोन कॉल्स के बाद आखिरकार वह दोस्त मिल ही गया। जब दशकों बाद दोनों दोस्त मिले तो शब्द कहीं खो गए थे। बस आंखों में आंसू थे और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और घंटों बातें करते रहे।
कितने साल बेकार गंवा दिए हमने। दोस्त ने कहा, अब जाकर दिल को सुकून मिला है। उन्होंने जाते जाते माधव और विमला को ढेरों दुआएं दी। ये सिर्फ शुरुआत थी। माधव जी का जीवन अब एक नई राह पर था। वह वृद्धाश्रम के हर सदस्य की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में जुट गए। किसी को अपने गांव की मिट्टी को छूना था, तो किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना था। कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता था, तो कोई अपने पसंदीदा पकवान खाना चाहता था। माधव और विमला जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशियों से भर दिया। धीरे धीरे आश्रम बदलने लगा था, जहां बुजुर्ग मन मारकर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन किया जाता, कभी शतरंज की बिसात बिछाई जाती, तो कभी कैरम का खेल खेला जाता। माधव खुद भी बदल चुके थे। जो कभी अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे, वह दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन माधव ने विमला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहाँ रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? तो विमला जी ने बताया, पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी, अब रिटायर हो गई, तो वृद्धाश्रम के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी मिलती है मुझे। दोनों अक्सर आश्रम के काम से साथ ही बाहर जाते। ये साथ शायद अब उनकी जरूरत भी बन चुका था। माधव जी ने कई बार महसूस किया था कि विमला बिना कहे ही उनकी हर बात समझ जाती है। उनके मन की उलझनों को वे बिना बोले ही पढ़ लेती। और अजीब बात ये थी कि विमला भी यही महसूस करती थी। उन्हें भी यह साथ अब सहज और अपना लगने लगा था। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। माधव जी सामान्य दिनों की तरह हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी और बार बार वह कुछ कहने की कोशिश करते, फिर खुद को रोक लेते। विमला जी ने भाप लिया, क्या हुआ माधव जी? आज बहुत गुमसुम लग रहे हैं। विमला जी, हम दोनों ही अकेले हैं। इस उम्र में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हो जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? माधव जी, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा। माधव जी ने कहा, विमला जी, मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते का कोई नाम हो। हम एक दूसरे का सहारा बने, इसी समाज में इज्जत के साथ रहें। विमला जी अवाक रह गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। माधव जी, हम बच्चे नहीं हैं जो यूं नए रिश्तों की कल्पनाएं करने लगे। यह उम्र अब इन सब बातों के लिए नहीं है। वैसे भी अपनापन जताने के लिए कोई रिश्ता जरूरी तो नहीं, लेकिन समाज में रहने के लिए नहीं। माधव जी, यह बातें हमारी उम्र में शोभा नहीं देती। अगर आपको यह बातें करनी है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। एक भारी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद माधव जी ने ही चुप्पी तोड़ी। मुझे माफ कर दीजिए विमला जी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। आप बेफिक्र रहें, हम जैसे दोस्त हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ माधव जी, विमला के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। हमारे बीच जो अपनापन है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं। अगले दिन से ही माधव जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। 6 महीनों में ये पहला दिन था जब विमला जी आश्रम नहीं आई थी। शायद कोई जरूरी काम होगा, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन जब दूसरा फिर तीसरा दिन भी गुजर गया तो आश्रम सूना लगने लगा। विमला जी की मौजूदगी एक ऊर्जा की तरह थी। उनकी हंसी, उनकी प्यार भरी डांट, सब कुछ जैसे थम सा गया था। और यह खालीपन सबसे ज्यादा माधव जी को महसूस हो रहा था। उनका दिल हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ता, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक हफ्ते बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने मैनेजर से विमला जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। माधव जी एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। पर गेट पर ताला नहीं था, मतलब कोई अंदर था। उन्होंने फिर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुला। सामने विमला जी थी, लेकिन यह वह विमला नहीं लग रही थी जिन्हें वह जानते थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और चाल में वह पुरानी तेजी नहीं थी। अरे माधव जी, आप यहाँ? उनकी आवाज में हैरानी से ज्यादा कमजोरी थी। विमला जी, आप कहाँ थी? 1 हफ्ते से आश्रम नहीं आई, फोन भी बंद था आपका। सब ठीक तो है? माधव जी की आवाज में चिंता थी। विमला जी ने एक बेजान मुस्कुराहट के साथ दरवाजे से हटकर रास्ता दिया। आइए, अंदर आइए। माधव जी अंदर आ गए। कमरे में एक अजीब सी वीरानी थी। मेज पर दवाइयों के पत्ते बिखरे थे। माधव जी ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? विमला जी, क्या हुआ?
विमला जी एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गईं। कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला डेंगू है। डेंगू? माधव जी का दिल बैठ गया। और आपने किसी को बताया तक नहीं? आप यहाँ अकेली हैं। विमला जी एक मुस्कान के साथ बोली। अब इस अकेलेपन की आदत हो गई है माधव जी। उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को माधव जी आज साफ साफ पढ़ पा रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, आपका बेटा, बहू, वो कहाँ है? बस ये सवाल सुनते ही विमला जी की आंखों में ना जाने कब के कैद आंसू छलक पड़े। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। है तो, पर उनकी कांपती आवाज उनके दिल का हाल बता रही थी। ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। मेरी बहू को मेरा साथ रहना पसंद नहीं, इसलिए मेरे बेटे ने अपने परिवार के साथ मुझसे अलग रहना ही ठीक समझा। माधव जी सन्न रह गए। क्या इसी घर में? जी, जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसने अपनी पत्नी के कहने पर मुझे अकेला छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। अब तो बस आते जाते कभी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। माधव जी स्तब्ध थे। जो औरत दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती फिर रही थी, वह खुद इतने गहरे जख्म लिए जी रही है। और मैं कभी उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द समझ ही नहीं पाया। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो। सोचते हुए उन्होंने विमला जी की ओर देखा। आपने दवा ली? विमला जी ने चुपचाप ना में सिर हिला दिया। मैं जानता था आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हो, लेकिन अपने लिए लापरवाही बरत रही हो। खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? विमला जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। माधव जी ने इधर उधर देखा और अचानक बोले, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। विमला जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, वह भी जोरों की। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और हम साथ में खाएंगे। कहते हुए माधव जी उठकर किचन की तरफ बढ़ गए। माधव जी ने जल्दी जल्दी दलिया बनाया और 2 कटोरियों में डालकर बाहर आने लगे तो विमला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है। माधव जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। विमला जी ने एक चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों बाद किसी ने अपने हाथ से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। विमला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर माधव जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। माधव जी हर रोज थोड़ी देर के लिए विमला जी का हालचाल पूछने आ जाते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी घर के काम में मदद कर देते। उस दिन भी माधव जी विमला जी का हालचाल पूछकर लौट रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। विमला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थी कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सब क्या चल रहा है, माँ? विमला जी चौंक गयी। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। विमला जी हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वह आदमी? क्यों आता है वह रोज यहाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? विमला जी स्तब्ध रह गईं। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। विमला जी का सिर अब चकराने लगा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, वह सिर्फ मेरे मित्र हैं। वह उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूँ। इंसानियत के नाते वे मेरा हालचाल लेने आते हैं। बेटा झुंझला कर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं। आज तक तो कोई इस तरह घर तक आया नहीं। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा कर क्या दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस कीजिए माँ, अब और तमाशा मत बनाए। बेटे ने कहा, पहले ही आपकी वजह से मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आज के बाद वह आदमी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और आप भी अब वृद्धाश्रम जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। उम्र हो गई है, पर घूमने फिरने का शौक खत्म नहीं हुआ आपका। कहते हुए बेटा और बहू सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। विमला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वैसे ही खड़ी रही। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाए अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए,
अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे यही रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ 2 पल बैठकर बातें कर लेती हूँ, वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। न तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, न ही दवा ली। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था, कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। वे भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटे बहू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर आकर बिस्तर पर निढाल सी होकर लेटी रही। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा। बेटा, पानी, उन्होंने कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए वह दौड़कर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन उसने बेटे की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। माँ का हालचाल पूछे बिना ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, माँ ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब माधव जी आए तो विमला जी की हालत देखकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, बदन तप रहा था और आंखें अधखुली थीं। हे भगवान, यह क्या हो गया आपको, विमला जी? माधव जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। माधव जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलकर तुरंत एक ऑटो बुला के आए और विमला को सहारा देकर अस्पताल की ओर भागे। जिस वक्त वह घर से निकल रहे थे, बहू छत पर खड़ी सब देख रही थी। उसने फौरन पति को फोन किया, आपकी माँ फिर उसी आदमी के साथ घर से निकल गई हैं। क्या मेरे मना करने के बाद भी? आ जाने दो उन्हें घर। बेटा गुस्से से कांप उठा। उधर करीब 3-4 घंटे के बाद विमला जी की हालत बेहतर हुई। माधव जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी विमला जी ने कहा, माधव जी, मुझे एक बार फिर वृद्धाश्रम जाना है। वहाँ जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही विमला जी उत्साहित हो रही थी। वहाँ जाने से वे घर के घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो पाएंगी। माधव जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। विमला जी अब तक घर नहीं लौटी तो वह समझ गया था कि उसकी माँ कहाँ होगी। विमला जी और माधव जी वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बैठे उनके बेटे और बहू ने देखा कि वे दोनों ऑटो से उतर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुठ्ठियां कस गईं, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही है आपकी माँ, बहू बोली। इधर वृद्धाश्रम के दरवाजे से अंदर जाते ही विमला जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहाँ मौजूद वृद्धजन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने लोगों के बीच लौट आए हों। अब तक जो कमजोरी वह महसूस कर रही थी, वह मानो यहीं आते ही कहीं गायब हो गई। अरे विमला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना आश्रम सूना सा लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थी। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींचकर दी, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास बैठ गईं और हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। विमला जी कितने दिनों बाद आज खुलकर हंसी थी, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। दरवाजे पर विमला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ 6 साल का उनका बच्चा भी था। बेटे की आंखों में गुस्सा और बहू के चेहरे पर हिकारत थी। अब यही सब बाकी रह गया था करने को। हमारे मुंह पर कालिक पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे ने कहा। विमला जी तुरंत उठकर उनके पास आई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सब लोगों के सामने? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थी और अब यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहाँ गई थी आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। विमला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू,
मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दवा भी नहीं थी। माधव जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए मुझे। तब जाकर सांस में सांस आए है, वरना ना जाने क्या होता। ओह, तो अब यह आपकी देखभाल करने आएंगे? बेटे ने व्यंग्य से कहा। हम यहाँ मर गए थे क्या? ये सुनकर माधव जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, पर जब तुम्हारी माँ को जरूरत थी तब तुम थे कहाँ? बेटा उनकी तरफ घुमा, आंखों में गुस्सा लिए। देखिए, आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? माधव जी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। जब माँ की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक न ले, उससे परिवार कहते हो? मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद रखिए, वरना। बेटा गरजा। वरना क्या गलत कह दिया उन्होंने? विमला जी ऊंची आवाज में बोली। तो बहू चिल्लाए, हद हो गई अब तो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप दोनों का क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। विमला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम्हें दे देती हूँ, कहते हुए उन्होंने माधव जी की ओर देखा और बोली, माधव जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी संवारने में लगा दी। अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। अकेली माँ होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए तो बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक फैसला लेने जा रही हूँ। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और माधव जी की आंखों में देखा। माधव जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। माधव जी अवाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। यह क्या कह रही हैं, माँ? बेटे ने गुस्से में चीखकर कहा, इस उम्र में शादी? थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? विमला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रहे हो, उतनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मुझे माधव जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम न दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियां देंगे। जब अपने बेटा बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? माधव जी अब भी कुछ बोल नहीं पाए थे। विमला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, माधव जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? माधव जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फख्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहाँ खड़े वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटा और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयाँ उड़ गईं। माँ, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। बेटे की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आई। बेटा, इस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो माँ के जीते जी उसे छोड़ दे, वो इज्जतदार कहलाएगा। बेटा सकपका गया। उसने अम्मा की ओर देखा। अम्मा फिर बोली, जब तुम्हारी माँ को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें दिया क्या? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। अब तक वृद्धाश्रम के दूसरे बुजुर्ग भी अम्मा के पीछे आकर खड़े हो गए थे। हर किसी की आंखों में विमला जी के लिए सहमति थी। उनमें से एक ने कहा, बेटा, क्या माँ का जीवन सिर्फ पैदा करने और कुर्बानियाँ देने के लिए होता है? क्या उसे अपने बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं? बेटा बौखला गया और अपनी पत्नी की ओर देखने लगा, जो खुद शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। अम्मा का गला भर आया। बेटा, माँ बाप जिम्मेदारियाँ होते हैं, बोझ नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं और बदले में बुढ़ापे में अकेले छोड़ दिए जाते हैं। पर सुनो, अब वह वक्त नहीं रहा। आज हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। अम्मा विमला जी की ओर मुड़ी और ममता से उनका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तूने आज जो हिम्मत दिखाई है, वह हर कोई नहीं दिखा पाता। तू खुद को अकेला मत समझना। हम सब तेरे परिवार की तरह तेरे साथ खड़े हैं। अम्मा की बात सुनकर वृद्धाश्रम के हर सदस्य के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई और पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंजने लगा।
इन सब के बीच विमला जी का छोटा पोता, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, मासूमियत से बोल पड़ा, सच में दादी की शादी होने वाली है। वाह, मैं भी अपनी दादी की शादी में जरूर आऊंगा। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। माधव जी और विमला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब न कोई पछतावा था, ना ही कोई डर। अगले ही दिन माधव जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों बहुओं से उन्हें उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह पैसा जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। माधव जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर श्याम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके माधव जी और विमला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, माधव जी और विमला जी ने अंत में जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। धन्यवाद।